Hello friend, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start new topic, name is degeneracy in transportations. So we have a problem, find out optimal solution for following transportation problem. So problem is given here. So before solving problem we have to know or understand about the meaning of degeneracy in transportation cost. So degeneracy means whenever we will solve any problem, right? And we will get here if the number of allocated cells are less than m plus n minus 1, where m equals to number of rows and n equals to number of column of given problem. Then optimality test cannot be performed until the degeneracy of the solution is not resolved, right? So to solve degeneracy problem, number of allocated cell must be equals to m plus n minus 1. That means it should be equals to m plus n minus 1, m rows, n column, right? So the value of allocation is infinitesimal epsilon such that it doesn't affect the number of units. The cell should be selected such that. So how can we selected this cell? The first condition, it has minimum cost coefficient in the unoccupied cells, and second condition may be selected cell should not form closed loop with with the occupied cells. So आपको बताना चाहूंगा कि डिजेनरेसी की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि हमको ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए सॉल्व करना है तो आप लोगों को पता है कि हमको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरी होती है हमारे पास लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरी होती है हमारे पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। हम इन तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से क्या करते हैं, पहले बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो सेल्स है उसका जो अलोकेशन है वो हमारी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे जो फॉर्मूला होता है उसको फुलफिल कर पाता है या नहीं। कौन सा फॉर्मूला होता है? m प्लस n माइनस 1। यहाँ पर m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे कि अभी सपोज इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स में कितने आपके पास रोज है? नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 और 4, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि m प्लस n माइनस 1, तो नंबर ऑफ रोज 4 प्लस 5 मीन्स कॉलम, तो 4 प्लस 5 मीन्स 9 और माइनस 1, तो टोटल एलोकेशन कितने होना चाहिए? एंड ऑफ द सॉल्यूशन। कौन सा एंड ऑफ द सॉल्यूशन? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो उसके एंड ऑफ द सॉल्यूशन में हमारे टोटल एलोकेशन होना चाहिए 8, राइट। अगर 8 एलोकेशन होते हैं तो ये प्रॉब्लम आपका डिजेनरेसी को शो नहीं करता है। लेकिन इन केस कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इसमें एक या दो एलोकेशंस कम होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला m प्लस n माइनस 1, सो आप इस प्रॉब्लम को डिजेनरेसी की प्रॉब्लम में कंसिडर करोगे। और उस डिजेनरेसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें 2 स्टेप्स का यूज करना है। पहली स्टेप्स ये कि जब डिजेनरेसी की प्रॉब्लम आ जाती है, और जरूरी नहीं है कि डिजेनरेसी की प्रॉब्लम आपके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की वैल्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की इनिशियल स्टेज में ही आए। हो सकता है कि अगर हम प्रोसेस को आगे करते हैं, जैसे आप कोई भी टेस्टिंग मेथड ले लो, स्टेपिंग स्टोन मेथड ले लो, या फिर आप मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ले लो, कोई भी मेथड से आप टेस्टिंग करते हो तो प्रोसेस के बीच में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो डिजेनरेसी 2 तरह से हो सकती है, एक इनिशियल में भी आ सकती है और एक इन बिटवीन ऑफ आवर प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के बीच में भी आ सकती है। अब दोनों केस में हमको रिजॉल्व करना है तो पहली कंडीशन क्या होती है कि हमें फर्स्ट कंडीशन होती है इट हैज मिनिमम कॉस्ट कोएफिशिएंट इन द अनऑक्यूपाइड सेल्स। उसके बाद क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास जो टोटल अलोकेटेड सेल्स होते हैं उसको अगर उसकी बात ना करें तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट सेल्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। मिनिमम वैल्यू की जो मतलब मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है, पहली स्टेप। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो जो वैल्यू हो ना वो दूसरे ऑक्यूपाइड सेल्स के साथ क्या करें, क्लोज लूप क्रिएट नहीं करें। अगर क्लोज लूप क्रिएट करते हैं तो फिर उसके बजाय हम क्या करते हैं, उस मिनिमम वैल्यू की बजाय नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू को
सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो क्लोज लूप नहीं बनाए तो हम एक एप्सिलॉन करके वैल्यू को मेंशन करते हैं, असाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल। ठीक है, अब वो वैल्यू जो होती है कि प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में आप उसको केवल ऐड करते हो, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द सॉल्यूशन उसको आप सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं करो। सो माय फ्रेंड, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जो मैंने थ्योरी आपको बताई है उस प्रॉब्लम के थ्रू इस थ्योरी को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे कि आपके पास प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम्स में आप जानते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 4 and 5 है, मीन्स नंबर ऑफ रोज 4 and 5 कॉलम। ठीक है, सो आपको जैसे कि हम डिजेनरेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिजेनरेसी की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी जैसे कि हम प्रॉब्लम में देखेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होती है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होती है, लीस्ट कॉस्ट मेथड होती है और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड होती है। तो कोई भी तीनों में से कोई भी एक मेथड से हम ये वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू को? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को लेते हैं। तो शायद इससे हो सकता है कि हमारी कुछ स्टेप्स कम हो जाए, क्योंकि अगर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लेंगे तो हो सकता है कि स्टेप 2 या 3 स्टेप आगे बढ़ जाए। लीस्ट कॉस्ट लेंगे तो उससे एक स्टेप वो शायद हो सकता है कि कम आगे बढ़े। और अगर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लेते हैं तो शायद हमारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सप्लाई एंड डिमांड। अब जैसे कि आपके पास दे रखा है A B C D, ये कोई प्लांट्स हो सकते हैं, और 1 2 3 4 5 ये कोई वेयर हाउसेस हो सकते हैं जहाँ पे हमको जहाँ से हमको गुड को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। और इस तरह ट्रांसपोर्ट करना है कि हम ओवरऑल कॉस्ट को क्या कर सके, कम कर सके। तो पहला क्या है, सप्लाई एंड डिमांड, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 80 60 140 140 180 एंड 20 200। अगर सप्लाई की वैल्यू 200 और फिर हम देखेंगे कि डिमांड की वैल्यू भी 200 होती है, तो एक चीज तो क्लियर है कि सप्लाई और डिमांड बोथ आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए हमें पहली प्रोसीजर क्या होती है, हमको रो वाइज एंड कॉलम वाइज डिफरेंस लेना पड़ता है, या इसको हम बोल सकते हैं इटरेशन। तो इटरेशन फर्स्ट, तो आप देखिए इस फर्स्ट रो में आपके पास 2 लिस्ट वैल्यू कौन कौन सी है, 10 एंड 20। सो हमारे पास इसका डिफरेंस कितना होगा, 10। फिर यहाँ पे देखिए कितना होगा डिफरेंस, क्योंकि 20 एंड 30 10। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 2 लिस्ट वैल्यू 30 एंड 20 10। एंड यहाँ पर देखिए 30 एंड 20, ये भी कितना होगा 10। अब उसके बाद कॉलम वाइज देखते हैं इटरेशन, 30 एंड 20 इसका भी 10, 30 एंड 20 इसका भी 10। आप देखिए यहाँ पे इटरेशन 10 और 30, अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 20, राइट। अब यहाँ पर देखिए 20 एंड 30 10 एंड 20 एंड 30 10। अब एक चीज तो क्लियर है कि इटरेशन ऑफ इटरेशन ऑफ रो एंड इटरेशन ऑफ कॉलम, दोनों में हम देखते हैं कि बिगेस्ट वैल्यू कौन सी यहाँ पर हमारे पास, ये है 20। ठीक है, तो 20 के सामने वाली लाइन में आप देखिए कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, दिख रहा है, तो 10 मिनिमम है। अब 10 के सामने देखिए सप्लाई 80 और डिमांड 30। तो आउट ऑफ दिस वैल्यू 30 एंड 80, विच वैल्यू इज लिस्ट, आई थिंक 30 इज लिस्ट, मीन्स डिमांड वो हमारी कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो हम 30 को क्या कर देंगे, यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो ये कितना हो गया आपका रिमेनिंग 0। अब चूंकि डिमांड तो यहाँ पे चलेगा, तो बचा कितना सप्लाई में 50, तो एक तो आपके पास कैंसिल हो गया ये वाला। अब वापस से प्रोसीजर को हम करेंगे सेकंड रो के लिए, मतलब सभी रो के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 30 और 20, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, 10 ही होगा। यहाँ पर कितना डिफरेंस होगा, 20 40 50, तो 20 और 40, तो आई थिंक 20 इज अ डिफरेंस। तो यहाँ पर 10, यहाँ पे कितना होगा 10। सेकंड इटरेशन फॉर कॉलम सभी के लिए, तो ये कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 10, ये कैंसिल। उसके बाद में ये कितना होगा 10 और ये भी कितना होगा 10। अब आप क्या देखते हो कि यहाँ पर बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 20 है। तो 20 के सामने अब देखिए, 20 के सामने मिनिमम वैल्यू कितनी है, 20। अब देखिए, अब 20 मिनिमम वैल्यू है
इस मैट्रिक्स में, ठीक है, इस लाइन में। सो सप्लाई कितनी 60, डिमांड कितनी 60, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फुलफिल हो जाएगी और इक्वल हो जाएगी। 60 भी 0 एंड ये 60 भी 0, तो ये आपका दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है थर्ड इटरेशन। ठीक है, थर्ड इटरेशन फॉर रो। अब देखिए 40 20, तो ये डिफरेंस कितना होगा 20, ये डैश, ये होगा आपका 20 to 10, ये कितना होगा 10, और थर्ड इटरेशन ये कितना होगा 10, ये आपका डैश, ये भी आपका डैश, ये भी कितना होगा 10, और ये भी कितना होगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, 20 इज द बिगेस्ट वैल्यू, राइट। 20 के सामने मिनिमम वैल्यू तो 20 ही होगी, राइट। अब 20 होगी तो आप क्या करोगे, इसको 20 के सामने 50 सप्लाई, डिमांड 40, तो हम क्या वैल्यू असाइन कर देंगे यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सप्लाई एंड डिमांड, सॉरी सप्लाई 50 एंड डिमांड 40, तो 40 को हम असाइन कर देंगे। तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 10, तो ये भी कैंसिल, कंप्लीट। अब फोर्थ इटरेशन देखेंगे। अब फोर्थ इटरेशन में आप देखते हो कि 40 और 60 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आई थिंक 20, यहाँ पर डैश, यहाँ पर वही 10, यहाँ पर भी 10, और फोर्थ इटरेशन और कॉलम, यहाँ पर भी देखोगे तो आप 10 डॉट डॉट, फिर यहाँ पर डैश, और यहाँ पर 10, तो अभी भी हमारे पास जो बिगेस्ट वैल्यू है वो क्या है आपके पास 20। अब 20 इस लाइन में आप देखिए 60 और 40 ही बचे, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है 40। ठीक है, अब 40 के सामने सप्लाई कितनी 10 और डिमांड कितनी है 60, तो हम 10 वैल्यू को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका 0 और ये बचा आपका 50, तो इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो आपके पास 30 20 20 और 30 ये लोकेशंस बचे हुए हैं। अब हम फिफ्थ इटरेशन देखेंगे। तो फिफ्थ इटरेशन में आप क्या देखते हो कि देखिए ये भी डैश, फिर ये भी डैश। अब 30 एंड 20 कितना डिफरेंस है 10, इसमें कितना डिफरेंस है 30 और 20 10। फिफ्थ इटरेशन अब यहाँ पर देखते हो 30 और 20 कितना डिफरेंस है 10, और ये भी डैश, ये भी डैश और ये भी डैश। अब 20 30 ये भी डिफरेंस कितना है 10। अब आपके पास यहाँ पर स्टेप में आप देख रहे हो कि फोर्थ इटरेशन जो कि रो का ओवरऑल है, यहाँ पर ये दो वैल्यू तो कैंसिल हो गई, यहाँ पर 10 यहाँ पर 10, और कॉलम वाइज इटरेशन देखे थे 10 और 10। अब आपके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि हम कौन सी वैल्यू को लिस्ट कंसीडर करके, मतलब कौन सी वैल्यू को कंसीडर करके, सारी वैल्यू तो इक्वल है, ये 10 ये 10 ये 10 और ये 10, ठीक है, तो हम कौन सी वैल्यू को सर्कल करें और उसके बेस पर वैल्यू को असाइन करें। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हमें इस स्टेप को फॉलो करना है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो टॉप से देख रहे हैं तो हमारे पास ये और ये कैंसिल वैल्यू है, उसके बाद थर्ड रो पे 10 और फोर्थ रो पे 10। अब आप लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो लेफ्ट पर तो फर्स्ट में क्या है 10 और यहाँ पर लास्ट में 10। तो आप देखिए कि रो वाइज देखें तो C और D दोनों में वैल्यू क्या है 10 10, दोनों इक्वल दिख रही है, पैरेलल में है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू दिख रही है 10 वो क्या है यूनिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। तो टॉप टू बॉटम देखा तो टॉप पे तो कोई वैल्यू दिख नहीं, लेकिन लेफ्ट टू राइट में हमको लेफ्ट में फर्स्ट वैल्यू दिख रही, तो हम इसको क्या कर लेंगे यूनिक मानकर इसको सर्कल कर देंगे। अब इसके सामने देखेंगे 30 एंड 20 कौन सी वैल्यू लिस्ट है, आई थिंक 20 लिस्ट है, तो 20 के सामने आप देखिए सप्लाई 20 और डिमांड 50, तो हम 20 को क्या करेंगे यहाँ पर असाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 30, तो एक वैल्यू तो हमारी ये कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद हम अगर 6 इटरेशन लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए डैश डैश, उसके बाद ये भी हो गया 10 और ये हो गया डैश। अब 6 इटरेशन में आप सामने दिख रही ये 30 और ये 20, तो वही इसमें तो क्लियर है कि 30 इज द बिगेस्ट वैल्यू, तो आप कुछ देखने की जरूरत नहीं, 30 के सामने 30 ही है। यहाँ पर सप्लाई 40 डिमांड 30, तो हम 30 को असाइन कर देंगे, तो ये होगा 0। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी फिर आपकी, क्योंकि 30 को असाइन कर दिया तो यहाँ पर बचा 10। ठीक है, अब लास्ट में हमें एक ही वैल्यू दिख रही है, आप देखते हो। अब यहाँ पे हमको इटरेशन लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है
कि 20 जो वैल्यू है इसमें सप्लाई 10 और डिमांड 10, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को असाइन कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरह हमने इस ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स को इस वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व किया। अब हम देखते हैं यहाँ पर टोटल अलोकेशंस। अब हम अलोकेशन फाइनली देख रहे हैं, कितने अलोकेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। एंड प्रोसीजर क्या बोलता है कि हमारे पास जो अलोकेशंस होना चाहिए m प्लस n माइनस 1 होना चाहिए। m प्लस n माइनस 1 का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, और कॉलम कितने हैं, 5 माइनस 1, मीन्स टोटल होना चाहिए हमारे पास 8 अलोकेशन होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर अलोकेशन 8 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। मतलब ये प्रॉब्लम पूरी क्या है, डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मतलब आप ये क्लियर बोल सकते हो कि प्रॉब्लम में डीजेनरेसी है। सो अब इस डीजेनरेसी को हमें रिमूव करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इस मैट्रिक्स को नए तरीके से बनाऊंगा और उसके बाद इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर हम इसकी अगर टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई 40 प्लस 20 मल्टीप्लाई 60, राइट, एंड प्लस 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 एंड प्लस 20 मल्टीप्लाई 20। अब जब इसको आप इवॉल्यूट करोगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी 4200 रुपीज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 4200 जो टोटल कॉस्ट वो तो है, लेकिन अभी हमारे पास डीजेनरेसी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। तब हमें डीजेनरेसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम देखते हैं। सो मैंने वापस से एक बार मैट्रिक्स को रिवाइज तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब आप देखते हो कि हमारे पास टोटल अलोकेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि होने कितने चाहिए, 8। सो अब हम इस डीजेनरेसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप्स ये होती है कि हमें एक एलिमेंट लेना होता है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट होता है ना, वो इस तरह होता है कि आप इसको यूज जरूर करते हो, ठीक है। मतलब क्योंकि आपको अगर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना है तो आपको एटलीस्ट अलोकेशन जो होने चाहिए m प्लस n माइनस 1 को कंप्लीट करें, उस तरह का अलोकेशन को लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको आगे प्रोसेस में नहीं कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारे पास एक अलोकेशन क्या है, कम पड़ रहा है, तो हमें एप्सिलॉन वहां पर असाइन करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि हम इस एप्सिलॉन को किस एलिमेंट में असाइन करें। तो हमारे पास पहली स्टेप क्या थी कि हमें, हमारे पास जो देखो अलोकेट सेल तो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब हमारे पास इन अलोकेट सेल की बजाय जो अनअलोकेट सेल मीन्स इंडिपेंडेंट, ठीक है। ओके, सो इन इंडिपेंडेंट सेल्स में, ठीक है, अब इन इंडिपेंडेंट सेल्स में आपके पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है 30 हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो पहली कंडीशन क्या है कि हमें एप्सिलॉन की जो वैल्यू वहीं पर असाइन करनी है जहां पर वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। और किसमें हो मिनिमम, इंडिपेंडेंट सेल्स में, जो कि बोल सकते हो आप अनऑक्यूपाइड सेल्स में। तो अनऑक्यूपाइड सेल्स में आपके पास 4 वैल्यूज है, 30 30 30 एंड 30। और दूसरी स्टेप्स क्या बोलती है हमारी जो कि प्रोसीजर में, कि ये जो वैल्यू है वो दूसरे ऑक्यूपाइड सेल्स के साथ क्लोज लूप क्रिएट नहीं करे। तो आपको एक चीज तो पता है कि जब भी कोई वैल्यू क्लोज लूप क्रिएट करेगी तो जो आपका इंडिपेंडेंट सेल्स है वहीं से वो स्टार्ट होगी, और उसके साथ में जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ऑक्यूपाइड सेल्स या बोल सकते हो वैकेंट सेल की वैल्यू होगी, जिससे वो पास होकर जाएगी। अब देखिए, अब मैं इन 30 में से कौन सी वैल्यू को लूं कि जिससे वो क्लोज लूप क्रिएट नहीं करें। तो अगर मान लो मैं लास्ट में देखता हूं,
सॉरी, पहले मैं बोल देता हूँ ABCD 1 2 3 4 5। अब देखिए अगर मैं लास्ट वाली 30 की बात करूं तो देखिए ये 30 है, ये क्लोज लूप बना रहा है देखिए, प्लस माइनस, तो इस 30 को हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 30 20 के साथ क्लोज लूप बना रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस और प्लस, तो ये 30 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब दूसरी 30 की वैल्यू कौन सी? ये। अब देखिए क्या ये क्लोज लूप बना रहा है? प्लस माइनस प्लस, यहां पर तो नहीं बना रहा है, प्लस माइनस यहां पर भी नहीं बना रहा है। और देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्लोज लूप बनाने की, देखिए प्लस माइनस एंड फिर अगेन प्लस, तो ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये भी क्या बना रहा है? क्लोज लूप बना रहा है। तो देखो ये 30 और ये 30 दोनों को हम कंसीडर नहीं कर सकते। अब दो 30 और बचे, हम इसके लिए भी चेक करते हैं क्या ये क्लोज लूप बना रहा है। तो देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे मतलब कोई असाइनमेंट नहीं है, तो ये भी क्लोज लूप नहीं बना रहा है। अब इधर चेक करते हैं, प्लस माइनस ये भी नहीं बना रहा है, प्लस ओके, तो प्लस माइनस ये भी नहीं बना रहा है, प्लस माइनस प्लस ये भी नहीं बना रहा है, यहां से भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए एक 30 ये जो कि ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है। अब दूसरे 30 को भी देखें, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, नहीं यहां पे भी नहीं बना रहा है। तो ये दो 30 है आपके पास, A2 और एक है आपका B3। ये दो 30 ऐसे हैं जो कि क्लोज लूप नहीं बना रहा है। अब हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि हम कौन से 30 में एप्सिलॉन को असाइन करें। तो हम अपने स्टेप्स को हमेशा उसी तरह फॉलो करें कि टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। सो टॉप वाले को हम पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये हमारे पास दिख रहा है, ये भी क्लोज लूप नहीं बना रहा है और ये भी क्लोज लूप नहीं बना रहा, तो हम पहले टॉप से स्टार्ट करेंगे। तो टॉप में हम असाइन कर देंगे, तो ये एप्सिलॉन को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल अलोकेशन है वो m प्लस n-1 को फॉलो कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। सो मतलब अपने टोटल अलोकेशन m प्लस n-1 इक्वल्स टू कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए हम कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, स्टेपिंग स्टोन मेथड का भी यूज कर सकते हैं और मॉडिफाई टेस्टिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो हम मोडी मेथड का यूज करते हैं। तो मोदी मेथड का यूज करने के लिए अगर हम मोदी मेथड का यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा, राइट, जैसे कि हम प्रोसीजर में लास्ट टाइम भी करते आए हैं, और एक बॉटम में एक्स्ट्रा रो ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब ये होता है आपका UI। ठीक है, अब UI मीन्स ये होता है आपका U1 U2 U3 U4 एंड अगर आप VJ की बात करते हैं तो ये होता है V1 V2 V3 V4 एंड V5, राइट। अब आपको क्या करना होता है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास U1 मीन्स रोज एंड VJ मीन्स कॉलम। ठीक है, तो इसको एक तरह से हम UV मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम मोदी मेथड का यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हम कौन सी वैल्यू को 0 पर कंसीडर करें। नाउ लेट अस टेक, जैसे कि मैंने पिछली प्रॉब्लम में आपको बताया था कि इस रो में टोटल अलोकेशंस कितने हैं? 1 2 3 4, राइट। सो मैं इसको 0 पर सेट कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पर तो एक ही लोकेशन है, यहाँ पर दो लोकेशन है और यहाँ पर एक लोकेशन। अगर कॉलम वाइज भी लेते हैं तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। सो मैं ऐसा अलोकेशन मीन्स ऐसी रो या कॉलम में से ऐसा कोई लेता हूं जहां पर अलोकेशन मैक्सिमम हो। तो इस रो में अलोकेशन मैक्सिमम है, तो लेट अस टेक U1 इक्वल्स टू 0। तो मैंने इसको 0 कंसीडर किया। अब हमारे पास दो स्टेप्स के लिए हमको सोल्व करनी पड़ती। पहली स्टेप क्या है कि हमारे पास जो ऑक्यूपाइड सेल्स है उसके लिए इवोल्यूशन करना पड़ता है, एंड देन उसके बाद हमको जो हमारे पास नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स है उसके लिए इवोल्यूशन करना पड़ता है। और एंड ऑफ द सॉल्यूशन हमारी सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव है। अगर हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है दैट मीन्स कि सॉल्यूशन इज मेड फॉर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, राइट। सो अब देखिए, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे? मैं यहाँ लिख देता हूँ
अब देखिए ऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से हैं, तो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल्स। तो जो आपकी कैलकुलेशन है वो किसके लिए, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। तो देखिए आप ये कितना हो जाएगा U1 प्लस V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40, U1 प्लस V2 इक्वल्स टू 30, U1 प्लस V3 इक्वल्स टू 10, U1 प्लस V4 इक्वल्स टू 20, फिर U2 प्लस V2 इक्वल्स टू 20, फिर U3 प्लस V1 इक्वल्स टू 30, U3 प्लस V5 इक्वल्स टू 20 और U4 प्लस V1 इक्वल्स टू 20, राइट। सो आपको अब क्या देखना है कि अगर अभी हमारे पास U1 की वैल्यू तो कितनी है 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि V1 की कितनी हो जाएगी 40, मैं इसको लिखते भी जाता हूं, V1 की हो जाएगी 40, उसके बाद सेम V2 की कितनी हो जाएगी 30, V3 की हो जाएगी 10 और V4 की हो जाएगी 20, राइट। अब देखिए सारी वैल्यू आ गई, तो अब आप U2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि V2 की वैल्यू कितनी है 30, तो U2 की वैल्यू हो जाएगी मेरी -10, तो मैं इसको लिख देता हूं -10, ठीक है। उसके बाद V1 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी U3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, U3 की कितनी हो जाएगी, U3 की हो जाएगी आपकी, देखिए V1 की कितनी है 10, अगर मैं यहाँ पर 10 रखता हूं, V1 की कितनी है 40, अगर मैं यहाँ पर 40 रखता हूं तो U3 की हो जाएगी -10, तो ये भी -10। लास्ट में अगर मुझे V5 की वैल्यू चाहिए, अगर V3 की वैल्यू मेरे पास आ गई है -10, तो मैं यहाँ पे -10 रखता हूं, तो V5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, V5 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 30, राइट, 30 हो जाएगी। उसके बाद V5 की अगर 30 हो गई, अब उसके बाद V1 की कितनी है मेरे पास 40 और V4 की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो 40 अगर मैं मान लो इस जगह यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ ये वैल्यू को, तो U4 की कितनी हो जाएगी -20, तो देखिए मेरे पास सारी वैल्यू आ गई। U1 की तो 0 थी जो हमने कंसीडर किया था, U2 की -10, U3 की -10, V4 की -20, V1 V2 V3 V4 और V5 की हमने कितनी निकाली थी 30, है 30, तो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम अभी तो मैंने किसके लिए किया, ये अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए किया। अगर मैं ऑक्यूपाइड सेल्स की बात करूं, ऑक्यूपाइड सेल्स की तो हो गई बात, अब मैं जो इवोल्यूशंस करूं अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, सो अब मैं बात करूंगा अनऑक्यूपाइड सेल्स की, ठीक है। सो अनऑक्यूपाइड, अब जो कैलकुलेशंस होगी, ये इवोल्यूशंस होगा किसके लिए होगा, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। सो अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डेल Ij इक्वल्स टू Cij माइनस Ui प्लस Vj। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम सारी अनवैकेंट जो सेल्स हैं उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं कि सारी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक मैं स्टेप करके बता देता हूं। अब जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, जो 12 एलिमेंट है वो क्या है आपके पास अनऑक्यूपाइड सेल्स है। तो अब अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हमें क्या करना होता है, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, अब कौन सा है A5, ठीक है। A5 मीन्स क्या है 60, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, डेल ये हो गया 1 5 पहली रो और पांचवा कॉलम, ठीक है। तो C15 इक्वल्स माइनस U1 प्लस V5, तो कैसे लिखेंगे इसको, C15 मीन्स अपने आप में ये कितनी है 60, राइट।
60 और माइनस u1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस v5 की वैल्यू कितनी है 30। तो 60 माइनस 30 मीन्स कितना हो गया आपका 30। क्लियर। तो जो कि वैल्यू क्या है मेरी पॉजिटिव। तो इसी तरह मैं जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल्स है सभी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अभी हमने निकाला कितना है 30, ठीक है 30 जो कि पॉजिटिव। तो हमको सारी वैल्यू क्या चाहिए पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका 30। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं जो कि क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अब उसी तरह इसको देखेंगे तो देखिए 50 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद है डेल आई वाले फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 50 माइनस 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 एंड फिर माइनस ब्रैकेट में -10 और प्लस 40, राइट। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस की 20, कितनी हो जाएगी प्लस की 20। तो ये भी पॉजिटिव। अब इधर देखिए 30 माइनस -10 प्लस 10, तो ये तो हो जाएगा आपका 0। तो ये भी क्लियर, ठीक है, 0 से भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 40 माइनस -10 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 30। तो अभी हमारे पास ये भी 30 हो गया। अब उसके बाद 50 -10 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 माइनस -10 प्लस 30 प्लस 20, तो ये भी हो जाएगा 30। तो 30 मीन्स पॉजिटिव। तो ये वैल्यू भी हमारी क्या आ रही पॉजिटिव। पता तो चल गया ना, ठीक है। अब उसके बाद ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब उसके बाद देखिए 50 माइनस -10 प्लस 30, तो ये भी हो जाएगा 30 जो कि पॉजिटिव, ठीक है। अब 60 माइनस -10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 0 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 30 माइनस 10 30 माइनस फिर -10 प्लस 20, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 20, ये भी पॉजिटिव। अब 40 माइनस 20 प्लस 30, तो पॉजिटिव कितनी आ गई 30, तो ये भी पॉजिटिव आ गई। अब इधर देखिए 40 माइनस -20 प्लस 10, तो ये भी प्लस 30 की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब लास्ट वैल्यू दो बची है हमारे पास 50 एंड 30, तो 50 माइनस -20 प्लस 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए 50 है, ये -20 और 20, तो 20 और 20 कितना हुआ 0, तो ये हो जाएगा 50, क्लियर पॉजिटिव। और 30 माइनस 20 मतलब 30 माइनस फिर ब्रैकेट में -20 प्लस 30, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और पॉजिटिव। अब आप देख रहे हो कि सेल में सारी वैल्यू क्या हो गई हमारी पॉजिटिव आ गई है। तो अब आप बोल सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन है तो इस तरह सारी वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। तो दैट मीन्स अवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ठीक है। तो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, आप टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए तो टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट आप जब भी लिखोगे ना, तो अभी हमने जो वैल्यू लिया था एप्सिलॉन का, इस वैल्यू को कंसीडर हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमने कंसीडर किसके लिए किया था, इसको हमने जो कंसीडर किया था फॉर ऑप्टिमिटी टेस्ट बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए किया था। क्यों, क्योंकि ये अनयूज रिसोर्सेस हैं और एंड ऑफ द सॉल्यूशन इसका मीनिंग क्या होता है 0 होता है, ठीक है। सो अब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 40, इसका मतलब इसको लिखूंगा मैं टोटल, देखिए ये हो जाएगा मेरा 40 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई 40 प्लस ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 60 प्लस 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, कंप्लीट। सो देखिए तो अब ये जो टोटल कॉस्ट जो हमने निकाली थी वो कितनी हो जाएगी 4200 रुपीज। सो फ्रेंड इसी के साथ हमने टोटल कॉस्ट फाइंड कर ली 4200। सो इस तरह हमने डीजेनरेसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे स्टेप्स क्या थे। सो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो बेसिक प्रोसीजर क्या है डीजेनरेसी ट्रांसपोर्टेशन में, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है,
इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है किसी भी मेथड से, चाहे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो, लीस्ट कॉस्ट मेथड हो या वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हो। उसके बाद फिर हमको ये देखना होता है कि इसमें जो अलोकेशन है वो m+n-1 को फॉलो करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं दैट मीन्स उसमें डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है, और डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है तो उसको हमें रिजॉल्व करना होता है, क्योंकि जब तक हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है कि हम नेक्स्ट जो मेथड में क्या देखते हैं कि उसमें हमें क्या देखना होता है कि जो अलोकेशन होता है आपके पास, जो इंडिपेंडेंट सेल्स होते हैं उसमें से हमें मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है, और मिनिमम वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट करनी होती है कि वो दूसरे इंडिपेंडेंट सेल और डिपेंडेंट सेल्स के साथ क्लोज लूप क्रिएट नहीं कर पाए। अगर वो क्लोज लूप क्रिएट कर पाता है तो हमें नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करना होता है, और उस तरह हमको एप्सिलॉन की वैल्यू को असाइन करना होता है, और उसके बाद फिर हम फर्दर टेस्टिंग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद पता कर सकते हैं क्या ये प्रॉब्लम हमारे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए बना है या नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका डीजेनरेसिंग ट्रांसपोर्टेशन ओवर। ठीक है, सो आप लोगों ने मेरा वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो आपको उसमें अपडेट मिलते रहे। तो आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन प्लीज प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू।